वेदांता सक्सेस में आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट रहेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड में। महामारी कोविड-19 रोधी टीकाकरण के दायरे में आने वालों की संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंचने का मतलब है कि देश एक और उपलब्धि के मुहाने पर है। यह उपलब्धि करीब आने के बाद भी इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि उतनी संख्या में स्वास्थ्य एवं सफाई कर्मियों और महामारी का आगे आकर मुकाबला करने वाले अन्य लोगों का टीकाकरण नहीं हो पाया जितना अपेक्षित था। यह देखे जाने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। इसी क्रम में इसकी भी पड़ताल की जानी चाहिए कि टीके की पहली खुराक लेने वाले दूसरी खुराक लेने में उत्साह क्यों नहीं दिखा रहे हैं। इस सवाल का समाधान इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि जल्द ही टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। इसके तहत 50 साल से अधिक आयु के लोगों को टीका लगाया जाएगा। इस दूसरे चरण में उन कारणों का निवारण भी अवश्य किया जाना चाहिए जिनके चलते पहले चरण में टीकाकरण का संभावित लक्ष्य अपेक्षित समय में पूरा होता नहीं दिख रहा है। इसके लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही टीकाकरण अभियान की कमियों को भी दूर करने की ज़रूरत है। यह काम इसलिए प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए क्योंकि भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है। निस्संदेह यह भी अपेक्षित है कि आम जनता भी टीकाकरण के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाए। वैसे भी टीकाकरण का अभी तक का अभियान यह साबित करता है कि टीके से बचने डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यह सही है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या में तेज़ी से गिरावट आ रही है और मौतों को आंकड़ा भी लगातार कम हो रहा है। लेकिन इसके आधार पर यह मान लेना सही नहीं होगा कि कोरोना की छुट्टी होने ही वाली है। लोगों को अभी भी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है क्योंकि इन दिनों प्रतिदिन लगभग 10,000 लोग महामारी की चपेट में आ रहे हैं और देश के कुछ हिस्सों खासकर महाराष्ट्र और केरल में कोरोना मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। मुंबई में तो कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते सख्ती बढ़ाने की ज़रूरत जताई जाने लगी है। उचित होगा कि देश के जिन हिस्सों में कोरोना संक्रमण में आशानुकूल कमी नहीं आ रही है वहाँ टीकाकरण की गति और तेज़ की जाए। इसी तरह यह सही समय है कि जो भी टीका लगवाने के इच्छुक हों उन्हें यह सुविधा हासिल करने दी जाए। इसके अलावा निजी क्षेत्र के अस्पतालों को भी टीकाकरण करने की अनुमति प्रदान की जाए। उनका सहयोग जितनी जल्दी लिया जाए उतना ही अच्छा क्योंकि जिन्हें अभी टीका लगाया जाना है उनकी संख्या बहुत अधिक है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जब हम कोई प्रश्न उठाएं तो यह देखें कि हम इसमें से कहाँ तक बढ़ा सकते हैं। किसी चीज़ का मूल्य क्या हो, महंगी पड़े या सस्ती पड़े, इसको हमें विशेष नहीं देखना है।
गांधी जी ने कितनी ही बार हम लोगों को यह बात समझाई कि मूल्य किसी चीज़ का रुपये पैसे में क्या है, यह कोई महत्व की बात नहीं है। आप जानते होंगे कि एक वस्तु जो कि हमारे देश में बहुत सस्ती मिलती है, वही दूसरे देश में महंगी मिलती है। पैरा इतना निवेदन करने के बाद अब मैं श्रम विभाग की जो रिपोर्ट है उसकी एक मद की ओर तुरंत आ जाता हूँ। जैसा कि पहले मैंने कहा, मैं समझता हूँ कि हमारे इस श्रम विभाग का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। बहुत से प्रश्न हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान भी नहीं है। उन प्रश्नों को आपको लेना पड़ेगा। आज आपका श्रम विभाग अधिकतर औद्योगिक श्रमिकों की ओर ध्यान दे रहा है। अभी हमारे माननीय सदस्य ने जो खेतीहर मजदूरों की दशा सुधारने की ओर भी आपका ध्यान दिलाया था और बतलाया था कि आज उनकी कैसी खराब हालत हो रही है। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। हमारी सरकार का ध्यान देहाती श्रमिकों की ओर नहीं गया है। उनकी बड़ी बुरी हालत है। आपने उनकी दशा सुधारने के लिए क्या किया है? मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लाखों और करोड़ों आदमी देहातों में बेकार बैठे हुए हैं, उनको मजदूरी और काम दिलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? करीब 7 लाख आदमी नौकरियों के लिए प्रार्थी हैं, जैसा कि रिपोर्ट में लिखा है। इनके अतिरिक्त कितने ही लाखों और करोड़ों आदमी देहातों में बेकार बैठे हुए हैं और कितने ही आधी बेकारी की हालत में हैं, और श्रम विभाग उन बेकारों और आधी बेकारी वालों की संख्या पता लगाने में असमर्थ है। उनकी संख्या हमको कहीं नहीं मिलती है। मेरा निवेदन यह है कि हमारे देश में बेकारी बहुत अधिक है। जितना अधिक हम बेकारी को दूर कर सके, उतना ही अधिक हम अपने देश और समाज को सुखी बनाएंगे। इस कार्य में आपका और आपके विभाग का दायित्व बहुत अधिक है। जो भी नया काम आरंभ होता है, उसका दायित्व श्रम विभाग पर रहता है। धन जनता की भलाई के लिए खर्च होना चाहिए।